हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन बताया था, ठीक है। उससे पहले मैंने पैरेलल रिएक्शन भी बता दिया था आपको, ठीक है। आज जो मैं बताने वाला हूँ रिवर्सिबल काइनेटिक्स, ठीक है। क्या बताने वाला हूँ? काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बोलो या रिवर्सिबल काइनेटिक्स बोलो, ठीक है। रिवर्सिबल काइनेटिक्स, या हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की काइनेटिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए टू बी कोई रिएक्शन है रिवर्सिबल, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इज opposed by first order. फर्स्ट ऑर्डर इज अपोज्ड बाई क्या? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। यानी फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में भी क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। ये जिस रिएक्शन की हम काइनेटिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, उस रिएक्शंस का फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है और बैकवर्ड के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर क्या है? 1 है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो, अब हमें करना क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये मान लो a0, ये क्या x, सॉरी x नहीं 0 होगा ना, 0। एनी टाइम t पे बात करो, ये कितना हो जाएगा? a0 माइनस x, ये x, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम टाइम पे बात करो, क्या हो जाएगा? a0 माइनस xc, ये हो एक्सी। समझ में आया? चलिए, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। देखिए, आर नेट इक्वल टू कैसे लिखोगे? माइनस डी ए बाई डी टी, प्रोडक्ट से कैसे लिखोगे? प्लस डी ए बाई डी टी, ठीक है। और इस तरह से भी तो लिख सकते हो, फॉरवर्ड का रेट माइनस बैकवर्ड का रेट घटा लोगे, फॉरवर्ड के रेट में से बैकवर्ड का रेट घटा लोगे, तभी भी तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान दीजिए, एट टी टाइम पे रेट लिखना चाहते हैं, टी टाइम पे, तो टी टाइम पे सबका कंसंट्रेशन पुट करो, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और देख लो ना, उससे पहले आर नेट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी इक्वल टू, बोलो फॉरवर्ड का रेट कैसे लिखोगे? के एफ और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। बैकवर्ड का रेट कैसे लिखोगे? मान लो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट के एफ है और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट के बी है, ठीक है। चलो देखो, माइनस के बी इंटू क्या? बी। देख लो, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर दिया, यही हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। देख लो भाई, ठीक है। यानी रिवर्सिबल काइनेटिक्स का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने बोलेगा तो इसी तरह से लिखना। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का भी यूज करके लिख सकते हो, प्रोडक्ट का भी यूज कर सके लिख सकते हो, ठीक है। यानी माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी, ठीक है। समझ में आए? अब अरे यार, रिएक्टेंट का यूज करके भी रेट लिख सकते हो, प्रोडक्ट का भी यूज करके रेट लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मान लिया जाए हम टी टाइम पे रेट लिखना चाहते हैं। किस टाइम पे? टी टाइम पे रेट लिखना चाहते हैं। देखिए यहां, तो टी टाइम पे का कंसंट्रेशन लेना होगा हमको, ठीक है। यानी माइनस डी, और टी टाइम पे का कंसंट्रेशन कितना है? ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। अब आई डी टी इक्वल टू के एफ इंटू क्या? ए नॉट माइनस एक्स, ठीक है। अब माइनस के बी इंटू क्या? एक्स। देख लो भाई, कोई डाउट है? नहीं ना? अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के ए नॉट माइनस एक्स और माइनस के बी इंटू एक्स,
इसको इक्वेशन ए मान लो, ठीक है, इक्वेशन ए मान लो, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो तो एक चीज तुम्हें पता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को एक्वायर कर लेता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, आपको पता है ना, ठीक है। ये तो अभी हमने टी टाइम पे काम कर रहे थे, अब हम इक्विलिब्रियम पे काम कर रहे हैं। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे आपको पता है आर एफ इक्वल टू क्या, आर बी, फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पता है ना आपको, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्सी इक्वल टू बोलो के एफ इंटू क्या, एक्सी। देख लो भाई, कोई डाउट है पूछो। के एफ नहीं है, के बी बेटा, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट के बी है ना, ठीक है, फॉरवर्ड का रेट भी लिख दिए, बैकवर्ड का भी रेट लिख दिए, ठीक है। इतना में कोई डाउट है तो पूछो, छोटा भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। इतना में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अरे भाई पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया, उसके बाद मैं टी टाइम पे रेट लिखना चाहता हूं तो टी टाइम पे कंसंट्रेशन लिया, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो वही मैंने एक काम किया ना। फॉरवर्ड का रेट कैसे लिखोगे, अरे फॉरवर्ड का रेट कैसे लिखोगे, आर एफ, मैं हिंट यहां कर रहा हूं, देखो आर एफ कैसे लिखोगे, के एफ इंटू ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ए का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, ए नॉट माइनस कितना है, एक्सी है ना, ठीक है। उसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखो, के बी इंटू बी, ठीक है, के बी, और इक्विलिब्रियम पे बी का कंसंट्रेशन कितना है, एक्सी। देख लो भाई, वही तो यहां बैठाया हूं, देखो समझ में आ रही बात, ठीक है। अब क्या करो, यहां से के एफ इंटू ए नॉट की वैल्यू निकालो, के एफ इंटू ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए के बी यहां इंटू एक्सी, और यहां से के एफ इंटू एक्सी, और उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, यानी के एफ प्लस के बी और इंटू क्या, एक्सी। यहां से के एफ इंटू ए नॉट की वैल्यू, ठीक है, के एफ इंटू ए नॉट की वैल्यू यहां पुट करो, ठीक है। चलो मैं पुट करता हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या हो गया, यहां से देखिए इक्वेशन ए में लिख रहा हूं इस तरह से, देखिए डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ठीक है, के एफ इंटू ए नॉट, के एफ इंटू ए नॉट, और यहां क्या हो जाएगा माइनस के एफ इंटू एक्स, और यहां क्या माइनस के बी इंटू एक्स, ठीक है। तो ऐसा करो ना, दोनों से माइनस कॉमन बाहर कर लो, तो क्या हो जाएगा के एफ प्लस के बी और इंटू एक्स, ठीक है। और के एफ इंटू ए नॉट की वैल्यू यहां देखो कितना है, बैठा दो, के एफ प्लस के बी इंटू एक्सी माइनस के एफ प्लस के बी इंटू एक्स। देख लो भाई, देख लो, ठीक है। आगे सॉल्व करो, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू आया, तो यहां से क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, यहां देखिएगा के प्लस के बी को कॉमन निकाल लो, ठीक है, के प्लस के बी को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा बेटा, एक्स सी माइनस एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, अरे कोई डाउट है, नहीं ना। अब इंटीग्रेट करो, चलो इंटीग्रेट करो, स्टार्ट करो इंटीग्रेशन करना, चलो इंटीग्रेट करो। अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करो, सोच के आ रहे हो यार, ठीक है। जल्दी से इसको इंटीग्रेट करो और सॉल्व करो। चलो देखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी एक्स, एक्स को एक तरफ ले आओ, एक्स सी माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के प्लस के बी इंटू क्या, डी टी,
देख लो भाई, लिमिट लगा दो, ठीक है, 0 टाइम पे, ठीक है, x की वैल्यू कितना 0 और t टाइम पे कितना है x, देख लो, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, x ही तो मेरा कांस्टेंट है। अरे इक्विलिब्रियम पे आपको पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे एक बार जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को एक्वायर कर लेता है तो चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट उसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, यानी एक्सी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तब इंटीग्रेशन करो ना, क्या हो जाएगा, इस तरह से सोचो ना, देखो अब क्या सोचो ना, 1 बाई क्या है, समझ लो कोई एक्स ही तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपको पता है ना 1 बाई ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ, एल एन ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1 होता है ना, याद करो, ठीक है। तो यहां भी वैसे ही करेंगे, देखो ए का जबर क्या है, एक्स ही है ना, तो लिखेंगे एल एन एक्सी माइनस एक्स, एल एन एक्सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई -1 और 0 से लेकर कहां तक, x तक, के एफ प्लस के बी और डी टी का इंटीग्रेशन टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी हो जाएगा, देख लो। अब यहां भी लिमिट लगाओ, तो माइनस है तो डायरेक्ट लिमिट को उलट के लगाओ ना, ठीक है, माइनस है ना यहाँ अंदर में, ठीक है, इस माइनस को डायरेक्ट तो लिमिट को उलट के लगाओ ना, ठीक है, यानी लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, लोअर लिमिट में x की वैल्यू कितना रखोगे 0, तो क्या बचेगा एल एन, क्या बचेगा एक्सी, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट माइनस क्या होता है अपर लिमिट, अरे अंदर में माइनस है ना, तो बार बार बोलता हूँ लिमिट को उलट दो ना, ठीक है। तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट में x के ऊपर क्या है एक्सी है ना, यानी एल एन एक्सी माइनस एक्सी होगा, देख लो भाई, इक्वल टू क्या, के एफ प्लस के बी इंटू टी, ठीक है, देख लो, आगे बढ़ा देता हूं, यानी क्या एक्सप्रेशन आ गया, देखो इसको इस तरह से लिखता हूं, के प्लस के बी इंटू टी इक्वल टू एल एन एक्स सी बाई एक्स सी माइनस एक्स, देख लो एक्सप्रेशन आ गया, देख लो, ठीक है, देख लो भाई एक्सप्रेशन आ गया ना, ठीक है। तुम्हें क्या दिया रहेगा, केफ और के भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, टाइम भी मान ले दिया रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे एक्सी क्या है, एक्सी है क्या, इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, वही ना एक्सी है, एट इक्विलिब्रियम टाइम पे किसका कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, देखिएगा ना आप, अभी एनालिसिस किया था थोड़ी देर पहले जब रिएक्शन का, तो वहां पे एक्सी जो है इक्विलिब्रियम टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ठीक है, एक्सी दिया रहेगा और तुम्हें एक्स निकालने बोलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा रिवर्सिबल काइनेटिक्स में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इज अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर में, के जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर की तरफ फार्मूला है, याद करो ना, क्या था फर्स्ट ऑर्डर में, के टी बराबर क्या था, एल एन ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स रहता था, लेकिन रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, के प्लस के बी इंटू टी इक्वल टू एल एन एक्सी डिवाइडेड बाई एक्सी माइनस एक्स, ठीक है, यानी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें टी टाइम पे कंसंट्रेशन पूछेगा तो आप बता सकते हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो इतना में, ठीक है। अरे भाई देखो ना, समझो समझो समझो, एक चीज और बताता हूं, देखो जैसे तुम्हें ए से बी मालूम है, ठीक है, रिएक्शन ये ए नॉट दिया है क्वेश्चन में, मान ले ये 0 ए नॉट माइनस एक्स, यदि एक्स निकाल लो आप तो टी टाइम पे नहीं कंसंट्रेशन बता सकते हो, किसका, रिएक्टेंट का भी बता सकते हो और प्रोडक्ट का भी बता सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा इक्विलिब्रियम टाइम पे कैसे लिखोगे, ए नॉट माइनस एक्सी और ये एक्सी, ठीक है, समझ में आया। चलो एक्सप्रेशन याद रखिएगा, बिना एक्सप्रेशन का काम नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर इज अपोज बाई फर्स्ट ऑर्डर में एक्सप्रेशन याद रखिएगा, के प्लस के बी इंटू टी इक्वल टू एल एन एक्सी बाई एक्सी माइनस एक्स, ठीक है। एक्सी क्या है, देखो ना एक्सी क्या है,
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बी, ये बी यानी प्रोडक्ट है ना, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है, एक्सी है। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट, छोटा भी डाउट तो पूछो, नहीं ना? चलो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करने वाले हैं आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं? आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी। आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्जन होता है। ठीक है, और सबसे पहले ये बात बता दूं, जो आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी है वो अप्लीकेबल है बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन के लिए। किसके लिए अप्लीकेबल है? बाई मॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो आर्हेनियस ने बोला कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नाम ही आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी, यानी रिएक्टेंट क्या करता है, कोलाइड करता होगा और क्या बनाता, प्रोडक्ट का बनाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यानी रिएक्टेंट जब कोलाइड करता होगा तो रिएक्टेंट का एक्जिस्टिंग बॉन्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है बॉन्ड वो टूटता होगा और प्रोडक्ट में क्या होता होगा, नया बॉन्ड जाके बनता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आर्हेनियस कॉलिजन थ्योरी का जो पॉइंट है वो पहले लिखता हूं। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड among themselves for the formation of product, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करता है, कोलाइड्स among themselves for the formation of product, यानी आपस में कोलाइड करता है क्या बनने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, और कैसे बनता है मैं तो बोला ही, वो अपना पुराना वाला बॉन्ड तोड़ता है और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी रिएक्टेंट में जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो ब्रेक करता है और क्या करता है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। और जो कोलिजन हो रहा है ना वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का कोलिजन है। ठीक है, एक इफेक्टिव होता है, ठीक है, और एक होता है इनइफेक्टिव कोलिजन। जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वो क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है बेटा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। ठीक है, और यहां क्या, प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। ठीक है, इनइफेक्टिव कोलिजन में प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। आखिर क्या वजह है कि इफेक्टिव कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? ठीक है, ये भी रीजन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं आखिर क्या रीजन है कि इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इस रीजन को समझने के लिए हम इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन को समझते हैं पहले। ठीक है, यानी कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन क्या बताने वाला हूं, कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या कंडीशन है ये मैं बताने वाला हूं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशन है वो मैं बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहला, एनर्जी बैरियर, और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर।
ये दोनों बैरियर जब तक क्रॉस नहीं करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तब तक मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी एनर्जी बैरियर को भी तुम्हें क्रॉस करना होगा, ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस करना होगा, तभी आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल सकते हो। ठीक है, तो एनर्जी बैरियर को समझते हैं पहले। ठीक है, एनर्जी बैरियर, ऐसा नहीं कि एक बैरियर पार कर जाएगा दूसरा बैरियर नहीं पार करेगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं, दोनों बैरियर पार करना होगा आपको। ठीक है, एनर्जी बैरियर। तो इस एनर्जी बैरियर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म को समझना पड़ेगा। ठीक है, वो टर्म क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या टर्म है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH। ETH का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझिए, कहता क्या, देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं तब ना प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मान ले टकराया और टूटा ही नहीं, इसका एक्जिस्टेंस बॉन्ड टूटा ही नहीं, तो क्या प्रोडक्ट बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकरा के उसका एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है वो टूट जाना चाहिए और न्यू बॉन्ड का क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन होगा, तभी ना प्रोडक्ट बनेगा। यानी हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए कि उतना एनर्जी से टकराएंगे दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, तो मेरा क्या हो जाएगा, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो टूट जाएगा और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने लगेगा। ठीक है, यानी एक हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी से टकराना होगा। ठीक है, और वही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पोज कर रहा है, कंटेन कर रहा है टकरा करके प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बोले, यानी यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, मान लीजिए ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लाइन है ETH। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है आपको, तो आपका एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट के पास एनर्जी। ठीक है, यह थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास, रिएक्टेंट के पास एनर्जी होना चाहिए कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर कि हमारा वो प्रोडक्ट बना पाए। थ्रेशोल्ड से ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है, यदि थ्रेशोल्ड से कम है, ठीक है, तो कभी प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड से कम है तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, समझ में आई? यानी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो थ्रेशोल्ड के इक्वल या थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी हम क्या कहें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy must be possessed by reactant molecules for the formation of product, for the formation of product molecules it's called क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। it's called थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, it's called थ्रेशोल्ड एनर्जी। ETH से रिप्रेजेंट करते हैं, ETH। ठीक है, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, मस्ट बी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, यानी रिएक्टेंट के पास कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी होना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। लेकिन देखा गया जाता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट के पास नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं होता है। क्या बोले कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में देखा क्या गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं होता है। यानी मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं होता है। तो
उस केस में क्या करेंगे आप? आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनाना है और आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे और सप्लाई करके रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर करेंगे, तो फिर क्या होने लगेगा? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, यानी आपके पास एनर्जी यदि थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं है तो क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल पाएंगे आप? नहीं बदल पाएंगे। तो उस केस में क्या करेंगे? आपको हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। क्या करने के लिए? थ्रेशोल्ड के बराबर करने के लिए। और जैसे ही आपका एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, तो जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे हमको क्या करने के लिए? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए। ठीक है, वही एनर्जी क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक टर्म क्या आया नया? एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों भाई आया यूज? एक्टिवेशन एनर्जी क्यों कॉन्सेप्ट आया? क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट के पास, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट में देखा गया कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाइएगा? आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देंगे ताकि आपका एनर्जी किसके बराबर पहुंच जाए? थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंच जाए, तो फिर आप प्रोडक्ट बनाने लगोगे। ठीक है, चलो, तो नया टर्म क्या आया बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या बोले? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, the extra amount of energy required by reactant, ठीक है, for the formation of product, formation of product is called activation energy. It's called क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। ये ठीक है, ये इसका दूसरा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reactant, ठीक है, by reactant to form activated complex, ठीक है, to form activated complex is called activation energy. It's called activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी यानी रिएक्टेंट को एक्टिवेट करो। यानी रिएक्टेंट को एक्टिवेट कब करना पड़ेगा? जब रिएक्टेंट के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं है, तब हमें उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कैसे करोगे? एक्स्ट्रा एनर्जी देके। तो वही तो लिखा हूं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए ग्राफ से कैसे समझेंगे, देखिए 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 ग्राफ से कैसे समझेंगे। देखिए देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ग्राफ। इधर हम लिखा एनर्जी और इधर मैंने लिखा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए यहां पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट का एनर्जी है। ठीक है, अब देखो
मान लीजिए यहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी है, ठीक है, यहां पे क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी है ETH, ठीक है। अब बताओ क्या रिएक्टेंट के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है? अरे रिएक्टेंट का एनर्जी तो इतना ही है ना, यही है ना, और थ्रेशोल्ड एनर्जी तो इतना है, देख लो, ठीक है। तो क्या रिएक्टेंट के पास एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है? नहीं है ना, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या हो गया, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड के बराबर है? नहीं है ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई ग्राफ बढ़िया से देख लो, ठीक है, देख लो, ठीक है। यानी रिएक्टेंट को आप एक्स्ट्रा एनर्जी दिए, कहां तक जाने के लिए, थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए, ठीक है। देखिए ना, रिएक्टेंट का एनर्जी तो यहीं पे था, थ्रेशोल्ड यहां पे, ठीक है। तो इतना एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा बाहर से, वही जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो बाहर से रिएक्टेंट को, वही तो कहला रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये जो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आपको पिक दिख रहा है कर्व का, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे क्या दिखेगा, ठीक है, रिएक्टेंट टूटना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना स्टार्ट किया है, ठीक है। इस पॉइंट पे रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। यानी रिएक्टेंट ऐसा नहीं, कंप्लीटली नहीं है, ऐसा नहीं सोचे कि रिएक्टेंट इस पॉइंट पे कंप्लीटली टूट जाता, नहीं, रिएक्टेंट टूटना स्टार्ट हुआ है, अब प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे रिएक्टेंट टूटना स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला स्टेट है, ठीक है, या उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के स्टेट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात करते हैं छोटा सा, देखिए तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच, आपको पता है ना। अरे डेल्टा एच रिएक्शन कैसे लिखते थे, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस क्या लिखते थे, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लिखते थे ना, देखो ना भाई, ठीक है। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा एच कहलाएगा ना। ये प्रोडक्ट का एनर्जी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक प्रोडक्ट का एनर्जी है, और रिएक्टेंट का एनर्जी घटा लोगे तो क्या कहलाएगा, डेल्टा एच कहलाएगा ना, ठीक है। तो समझ में आया, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। ये डेल्टा एच रिएक्शन हो गया ना, देख लो भाई, ठीक है। डेल्टा एच आर मत पूरा लिख देता हूं, रिएक्शन लिखा हुआ है, डेल्टा एच रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज देखो, तो यहां से देखो ना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अब प्लस क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, देख लो ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अब प्लस एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, समझ में आया। अरे कोई डाउट है बोलो, ठीक है, समझ में आया। यदि सपोज कर लो रिएक्टेंट के पास मान ले कुछ एनर्जी नहीं है, तो उस केस में आपको बाहर से सिर्फ एनर्जी देना पड़ेगा। मान लीजिए ये रिएक्टेंट की एनर्जी 0 है, तो थ्रेशोल्ड बराबर क्या आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ऐसा ध्यान दीजिए, अरे हम एक केस लेके बात किए कि यदि मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी 0 होता तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर क्या हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी हो जाता है यहां से, ठीक है। तो आपको समझ में आया एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लिखे, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, ये सारा कुछ मुझे समझ में आया। ये इस पॉइंट पे रिएक्टेंट का एनर्जी है ना, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। तो रिएक्टेंट का एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ लेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। कर्व सबको समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है पूछो, ठीक है, नहीं ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे अभी और नेक्स्ट कर्व हम बताएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं।